जुबिलेंट फूडवर्क्स का स्टॉक लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 30% डाउन है। क्या है इसका रीजन, ये भी जानेंगे और जानेंगे Q3 रिजल्ट्स। ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था आपकी तरफ से, जहां पर बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले कि जुबिलेंट फूडवर्क्स का स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है। अगर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन इतना बड़ा रीजन है तो वो रीजन एग्जैक्टली क्यों है, अगर हम इसको सब्सटैंशिएट कर पाए तो बेटर होगा। सो इस वीडियो में हम इस चीज को डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि इन्फ्लेशन ने कैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स के मार्जिन को अफेक्ट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। लास्ट वीक में Q3 के रिजल्ट्स उन्होंने अनाउंस किए जुबिलेंट फूडवर्क्स ने, जिसके बाद स्टॉक भी काफ़ी नीचे आया था एंड अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। सो ऐसा क्या था Q3 के रिजल्ट्स में जहाँ पर मार्केट ने इतने बारीकी से देखा इस चीज़ को एंड मार्केट ने ये देखा कि शायद ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है। तो Q3 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की ग्रोथ 9% रही, Q ऑन Q बेसिस पे 2% रही। रेवेन्यू ग्रोथ तो खैर ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जुबिलेंट के केस में जो आता है दैट इज अबाउट मार्जिन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करें देन दे वर 22% फॉर Q3 FY23। अगर हम कंपेयर करें Q3 FY22 में तो तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे 27%। सो काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। सो क्या रीजंस थे कि मार्जिन्स इतने ज़्यादा अफेक्ट हो गए। दिस इज इंस्पाइट ऑफ प्राइस हाइक्स जो कंपनी ने लिए हैं रिसेंटली। सो इंस्पाइट ऑफ प्राइस हाइक्स अभी भी मार्जिन्स में कंपनी को बहुत प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे वन ऑफ द की रीजंस जो Q3 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा वो था कि चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डोमिनोज पिज़्ज़ा जुबिलेंट फूडवर्क्स के रॉ मटेरियल्स में। तो इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि मिल्क के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सो ये एक काफ़ी की रीज़न रहा जहाँ पर रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है कंपनी के वो और ज़्यादा बढ़ गए। अगर हम इसको सब्सटैंशिएट करने जाए तो यू विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि हमने एक रफ एनालिसिस प्रेजेंट किया है कि किस तरह से जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज पिज़्ज़ास, उसके प्राइसेस की डिफरेंस हमने कंपेयर की है विद रॉ मटेरियल प्राइस डिफरेंस। सो अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है फ्रेश वेजी पैराडाइज या फिर फार्म हाउस जो पिज़्ज़ा डोमिनोज बेचता है, उसके प्राइसेस हमने कंपेयर किए हैं February 23 कंपेयर टू February 22। तो आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस हाइक्स यहाँ पर कंपनी ने लिए हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है अभी प्राइस हाइक्स लेने के बाद दैट इज समवेयर अराउंड 10% टू 12%, उस रेंज में करीब प्राइसिंग डिफरेंस है। लेकिन अगर हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस लेने के लिए अगर हम कंपेयर करें उसको विद द प्राइस ऑफ मिल्क, अमूल गोल्ड हमने लिया। ऑब्वियसली कंपनी जो भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है वो काफ़ी सस्ते सोर्सेज से करती होगी कंपेयर टू द रिटेल प्राइस ऑफ मिल्क दैट इज अवेलेबल टू अस, लेकिन दैट इज जस्ट एन इंडिकेटिव। ये एक इंडिकेटिव है हमें दिखाने के लिए कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए। सो अगर हम अमूल गोल्ड की बात करें देन उसका प्राइस February 22 में 56 रुपीज़ पर लीटर था, लेकिन करंटली इट इज 66 रुपीज़ पर लीटर, यानी यहाँ पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑलमोस्ट 18% है। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, मिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसके अलावा हमने ऑब्वियसली अगर वेजिटेबल्स की बात करें या फिर व्हीट की बात करें जो ऐसे बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, तो उनके प्राइसेस में इंक्रीज जो हुआ है वो हमें CPI नंबर्स में भी और एविडेंटली नज़र आ ही रहा है। सो हमें पता है ऑलरेडी कि कितना इन चीज़ों ने कंपनी के फाइनेंशियल्स को अफेक्ट किया है। अगर हम रॉ मटेरियल को भी एनालाइज करें एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स तो आप यहाँ पर देखोगे कि दिस वाज समवेयर अराउंड 21%। अगर हम लास्ट ईयर के कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेशन के पहले की अगर हम बात करें अक्टूबर 21 में इट वाज समवेयर अराउंड 21-22% एंड वहाँ से एक स्टीप इंक्रीज आया है इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो जब ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ते जाएगी सो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर होने वाला है, जो हमें काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। अगर आप करंटली स्टॉकमीटर पेज पे भी अगर देखोगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो वहाँ पर आपको दिखेगा जो इफेक्ट उनके मार्जिन्स पर आया है। अगर हम कोई क्वार्टर कंसिडर करते हैं लाइक September 21, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% था, करंटली इट हैज़ कम डाउन टू 22%। सो ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बढ़ती गई एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते गए। अगर हम कंपनी के एक्सपांशन स्ट्रेटेजी की बात करें, उनके आउटलेट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर्स अभी भी काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। Q2 FY23 के एंड में कंपनी के जो पिज़्ज़ा आउटलेट्स है, डोमिनोज पिज़्ज़ा आउटलेट्स, देवर 1760, सो 1760 आउटलेट्स उनके थे। बाकी बिजनेसेस अभी भी छोटे हैं, डंकिन डोनट्स की अगर हम बात करें, उसके अलावा हॉन्ग्स किचन भी अभी भी काफ़ी छोटा बिजनेस है, लेकिन इनके अराउंड 20-24 जितने आउटलेट्स अभी करंटली इंडिया में है।
मंथली एक्टिव यूजर्स, ये इनके ऐप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का ट्रेंड जो है वो बहुत सालों से अभी चालू हुआ था, एंड पैंडेमिक ने इस चीज़ को और फ्यूल कर दिया। सो इस पर कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अगर हम मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें डोमिनोज की ऐप पे, तो वो भी Q3 FY23 में 11.3 मिलियन यूजर्स रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स एज वेल। डिलीवरी चैनल से कंपनी के सेल्स अभी भी 62% है, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी नंबर। सो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये अभी डिलीवरी सेंट्रिक बिजनेस ज़्यादा हो गया है। अर्लियर ईयर्स में शायद ये डाइन इन सेंट्रिक बिजनेस ज़्यादा था, जहाँ पर लोग ज़्यादा डोमिनोज के रेस्टोरेंट में आकर खाते थे, बट करंटली जब से पैंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं कि डिलीवरी बेस्ड जो बिजनेस है कंपनी का वो ज़्यादा चल रहा है। डोमिनोज के ऐप के इंस्टॉलेशंस में भी काफ़ी हेल्दी इंक्रीज है। सो ये सारी चीज़ें डोमिनोज के बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी नेसेसरी है, बिकॉज अगर ये नंबर्स अच्छे आएंगे तो शायद फ्यूचर रेवेन्यू ये इंडिकेट करेंगे कि शायद फ्यूचर रेवेन्यू और अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपनी ने जो कॉन कॉल कंडक्ट किया था, अर्निंग्स कॉल जब हुआ था Q3 FY23 का, तब कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा था कि कोविड-19 में एक डिफ्लेशनरी कमोडिटी एनवायरनमेंट आया था, यानी सडनली डिमांड बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है कमोडिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा गिर गए। तो उस टाइम पे कंपनी को बहुत फायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स, क्योंकि उन्हें कमोडिटीज़ काफ़ी चीप रेट्स में उनको तब बाय करने को मिल गए, एंड यहाँ पर उन्होंने मार्जिन्स काफ़ी अच्छे कमाए। पर वो सस्टेन नहीं होने वाला था, एंड वही हमने देखा जब साइकिल टर्न हुई एंड सडनली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने लास्ट ईयर देखा ही है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया। सो इन चीज़ों ने कंपनी के मार्जिन्स को काफ़ी सॉफ्टन कर दिया, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 22% के मार्जिन्स पर आ गए। मतलब यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दी कमोडिटी इन्फ्लेशन। सो ये एक चीज़ उनके नंबर्स में अभी भी दिख रही है। अभी आगे चल के क्या होगा, करंटली इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी को, लेकिन फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, फ्यूचर में क्या मार्जिन्स इसी लेवल पे रहेंगे या फिर बढ़ेंगे। सो करंटली अगर हम कमोडिटी इन्फ्लेशन की बात करें या फिर इन्फ्लेशन की इन जनरल बात करें, तो एक पीक हमें ऑलरेडी वी आर पास्ट द पीक, अभी धीरे धीरे प्राइसेस थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा लैगिंग इफेक्ट भी होता है कंपनी के रिजल्ट्स में, यानी Q3 के अगर रिजल्ट्स आए हैं देन दे विल रिलेट टू द कमोडिटी प्राइसेस जो शायद अक्टूबर में रहे होंगे या फिर मे बी सितंबर में रहे होंगे। उन लेवल्स ऑफ प्राइस का ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स पर। सो करंटली वी आर सीइंग कि शायद इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े और बेटर आएंगे, ऐसा हम होप कर सकते हैं, एंड ऐसा ही ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। सो मे बी इन्फ्लेशन के नंबर्स बेटर होने के बाद, कमोडिटी प्राइसेस और कम होने के बाद, शायद मार्जिन्स विल अगेन गो टुवर्ड्स 25% लेवल्स, एंड अगर वैसे होता है तो ऑब्वियसली दे विल रिपोर्ट बेटर नंबर्स। डोमिनोज जैसा बिजनेस जो काफ़ी हाई पी पे वैल्यूड है, करंटली द पी रेशियो ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स इज समवेयर अराउंड 67 to 70। सो इन लेवल्स पर ग्रोथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स तो खैर इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कई बार। सो ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद कंपनी का उतना कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। मे बी दे कैन ओनली कंट्रोल द प्राइस हाइक्स, पर रेवेन्यू उनके कंट्रोल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जब इतने हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करती है तो रेवेन्यू ग्रोथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम Q3 की बात करें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स थे देवर सिंगल डिजिट, जो विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, एंड ये भी मेनली प्राइस हाइक्स की वजह से ही हुए हैं। सो अगर हम वॉल्यूम बेस्ड बात करें तो शायद ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ये एक फ्लैट क्वार्टर था कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। सो प्राइस हाइक्स वर वन की रीजन वाई रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एंड अगर कंपनी को आगे चल के वॉल्यूम में इंक्रीज लाना है, उन्हें स्टोर्स भी बढ़ाने होंगे, एंड जो करंट उनके स्टोर्स है उनमें भी रेवेन्यू पर स्टोर जो है वो भी और इंक्रीज करना होगा। सो करंटली मार्जिन्स काफ़ी लो लेवल पे है, एंड अगर कमोडिटी साइकिल थोड़ी टर्न होती है देन मार्जिन्स विल इंप्रूव, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में कंपनी को यहाँ पर काफ़ी सोचना पड़ेगा। एंड अगर रेवेन्यू अगेन इफ जुबिलेंट मैनेजेस टू गेट द रन रेट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ जो उनका पहले भी हुआ करता था 1 year अगो, जैसे उनका रन रेट होता था, अगर वो रन रेट वो वापस अचीव कर पाते हैं देन ऑब्वियसली यहाँ पर हमें स्टॉक प्राइस पे भी इसका फर्क नजर आएगा। एंड आई एम श्योर आपने हमारा लास्ट संडे का पॉडकास्ट चेकआउट किया होगा जिसमें हमने IRCTC का बुल वर्सेस बेयर का एनालिसिस किया था। अब आने वाले संडे में हम इसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे बुल वर्सेस बेयर का पॉडकास्ट इस संडे को आने वाला है, सो डू चेक दैट आउट। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।